रूसी सेना ने कुर्स्क के बड़े इलाके में एक बार फिर से सरेंडर किया है। 15 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में सरेंडर किया गया। रूस ने सेम नदी के किनारे से अपनी सेना को पीछे हटाया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक बार फिर से बड़े इलाके पर कब्जा किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। और ये जो सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, जो एरो के जरिए, मार्क के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि रूसी सैनिक है जिन्होंने यूक्रेन के सामने सरेंडर किया। सेम नदी के पास इलाका छोड़कर रूसी सैनिक कैसे वहां से भागे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क की जंग में रूस को बड़ा झटका लगा। यूक्रेन ने K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। यूक्रेन ने मैनपैड से हमले को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, कुर्स्क में रूस को एक और बड़ा नुकसान हुआ है, एक और बड़ा झटका। रूसी हेलीकॉप्टर K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। यूक्रेन की तरफ से मैनपैड से हमला किया गया। ये देखिए आप कैसे, ये जो हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, ये रूसी हेलीकॉप्टर है जिसे तबाह कर दिया गया। और कुर्स्क में जहां यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, उन्होंने ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो यूक्रेन ने पहले कुर्स्क पर हमला किया और फिर रूस के 5 प्रांतों को टारगेट पर लिया। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि रूस की सेना रूसी धरती पर ही लगातार पीछे हट रही है। रेड आर्मी हर दिन एक बड़े हिस्से को गंवा रही है और उस पर यूक्रेनी सेना का कब्जा होता जा रहा है। अब तो सवाल रूस की संप्रभुता तक खतरे में है, ये उठ रहा है। अब खतरा इस बात का है कि लगातार मिल रही हार से बौखलाकर पुतिन कहीं कोई बड़ा फैसला ना ले ले, अपने सबसे घातक हथियार यानी कि परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार ना करने पुतिन। अब तो यहां तक माना जा रहा है कि रूस के दबदबे को कायम रखने के लिए पुतिन एटमी धमाका कर सकते हैं। लेकिन रूस की मीडिया यूक्रेनी मंशा पर सवाल उठा रही है। दावा है कि मौजूदा माहौल का फायदा उठाकर यूक्रेन डर्टी बम से कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में धमाके कर सकता है, ताकि युद्ध का दायरा रूस यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप तक फैल जाए। इससे जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। यह खबर आप देखिए, रूस का यूक्रेन पर बेहद गंभीर आरोप। एटमी युद्ध करवाना चाहता है यूक्रेन, कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। हमले का आरोप रूस पर डाल सकता है यूक्रेन, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली है। क्यों, यह आप जान लीजिए। कुर्स्क से यूरोप में एटमी युद्ध की आग क्या भड़केगी, बड़ा सवाल है। रूस का दावा है यूक्रेनी एटमी युद्ध करवाने की साजिश रच रहा है। यूक्रेन कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। कुर्स्क प्लांट पर हमला करके रूस युद्ध को और भी ज्यादा भड़का सकता है। प्लांट पर हमले का आरोप रूस पर लगा सकता है यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है, वार्न कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के आरोप को प्रोपेगेंडा बताया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है ज़ापोरिज़िया से। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास भी बड़ा हमला हुआ है। रूस का दावा, यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया है, धमाका किया है। यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन से अटैक किया। रूस ने दावा किया खतरे में है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया प्लांट के पास हमले के बाद IAEA का बड़ा दावा, प्लांट की न्यूक्लियर सुरक्षा की हालत खराब हुई है। ड्रोन हमले से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर संकट और ज्यादा बढ़ गया। तो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास जो धमाका हुआ, रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इस धमाके को अंजाम दिया गया है। इस पर IAEA की तरफ से चिंता जाहिर की गई है और कहा गया है कि न्यूक्लियर सुरक्षा की हालत, जो स्थिति है, वो और ज्यादा खराब हो गई है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ना सिर्फ ज़ापोरिज़िया बल्कि कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी कुछ इसी तरह का डर है कि बड़ा हमला किया जा सकता है कुर्स्क के पावर प्लांट में। कुर्स्क का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जिस तरह से ज़ापोरिज़िया में हमला किया गया है न्यूक्लियर प्लांट में, और इसके बाद
सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूरी दुनिया एक बड़े परमाणु खतरे, एक बड़े परमाणु विध्वंस की तरफ रुख कर रही है क्या? तो अभी तक हमने आपको 2 न्यूक्लियर प्लांट की खबर दिखाई, एक कुर्स्क में और दूसरा ज़ापोरिज़िया में। रूस नाटो से युद्ध में उलझ जाएगा, रूस का यूक्रेन का मिशन कभी पूरा नहीं होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर कोलकाता रेप कांड से जुड़ी है। बड़ी खबर क्या है, आप जान लीजिए। रेप कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। सीएफएसएल की टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। दिल्ली से सीएफएसएल की एक टीम कोलकाता पहुंची है। तो ये देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजय रॉय, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 9 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से अब सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही। इन सब के बीच अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। और अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों करवा रही है। आइए इसको समझते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों करवा रही है सीबीआई? आरोपी के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। आरोपी की क्या है मनोदशा, यह समझने की कोशिश होगी। आखिर क्यों और कैसे, तमाम जो केस से जुड़े सवाल हैं उनका जवाब भी मिलेगा, यह माना जा रहा है। संजय रॉय, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट से। और इसी केस से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। आज किसी भी वक्त पूछताछ हो सकती है। 2 दिनों से सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और आज एक बार फिर से तीसरे दिन डॉक्टर संदीप घोष, जो कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं, और जब यह मामला सामने आया तब उनका ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज। तो इस केस को लेकर सीबीआई भी एक्शन में है। पिछले 2 दिनों में सीबीआई की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे। सीबीआई ने पूछा है कि पीड़िता के परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था, घटना के बाद किसने पुलिस से संपर्क किया था, यह सवाल भी पूछा गया है डॉक्टर संदीप घोष से। और इसके अलावा अगला सवाल, संदीप घोष से साप्ताहिक रोस्टर के बारे में भी सवाल पूछा गया, जो ड्यूटी लगाई गई थी। और साथ ही यह पूछा गया कि क्या पीड़िता की 36 घंटे या कभी कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी भी लगाई गई थी। ये तमाम जो बड़े सवाल है वो डॉक्टर संदीप घोष, जो कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल अस्पताल के, उनसे पूछे गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 को लागू कर दिया गया है। यह खबर भी आ रही है। अस्पताल के पास 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर अब पाबंदी है। आज से 24 अगस्त तक 163 लागू करने का आदेश दिया गया है। 14 अगस्त की रात अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता पुलिस ने लागू की है बीएनएस की धारा 163। तो बीते दिनों देर रात भीड़ द्वारा जिस तरह से अस्पताल पर हमला किया गया, इसको देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास धारा 163 को लागू कर दिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद गृह मंत्रालय भी काफी सख्त है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। तो इस तरह से लगातार जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच कोलकाता दरिंदगी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में डॉक्टर्स ने सुरक्षा समेत 5 मांग रखी है। सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए, इस मांग को रखा गया। जरूरी सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनके साथ ही अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम करने और रहने के हालात में बदलाव किया जाए। अपराध की समय सीमा में जांच करके न्याय दिलाया जाए और पीड़ित परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए, ये डॉक्टर्स की तरफ से मांग रखी गई है। इधर पश्चिम बंगाल के हालात पर टीवी 9 से बोले हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। बंगाल में उल्टा पुल्टा राज है, यह राज्यपाल की तरफ से कहा गया। आरजीकर अस्पताल में गुंडा राज है। मुझे और जनता को सीबीआई में पूरा विश्वास है। इंतजार कीजिए, बेटी को न्याय मिलेगा। इधर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है, राष्ट्रपति शासन संवैधानिक मामला है, इस पर अभी कोई बयान नहीं दूंगा, समय आने पर फैसला बताया जाएगा। सर, सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उस घटना को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, और जब आप वहाँ गए तो आपने क्या देखा?
पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुखी बात है। गुंडाओं का राज है वहाँ। स्टूडेंट्स का कहना है कि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक हफ्ते पहले एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके एक हफ्ते बाद फिर से लोग आते हैं और पूरे सब कुछ को तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। सिक्योरिटी ठीक नहीं। कोई हॉस्पिटल्स में कोई सिक्योरिटी नहीं। गुंडा लोग बाहर से आ सकता है। रात में वो हंड्रेड्स ऑफ गुंडास आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर आया, रानसा किया, लड़कियों को धोखा दिया। दैट इज अ बिजार सिचुएशन which we are seeing in Bengal. Everything ulta pulta Raj. That does not bring credit to anybody down the line. हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वर्धमान में हो, आसनसोल में हो या आरजेकर में हो, आपको लगता है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसी रिपोर्ट बन के प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रही हैं? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसके बारे में मैं कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दूंगा। एक आखिरी सवाल, सीबीआई के आने से आपको लगता है कि जो दूध का दूध पानी का पानी है वो हो पाएगा और लोगों को वो जस्टिस मिल पाएगा जिस जस्टिस की वो डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस से तो सब लोगों का विश्वास उठ गया है। मुझे सीबीआई में विश्वास है, जनता को सीबीआई में विश्वास है। लेट अस वेट। सीबीआई सच को साबित करेगा। और चलिए अब खबर है आसमानी कहर की, जो कि कम होता नजर नहीं आ रहा। ओडिशा के 6 जिलों में हुई जोरदार बारिश के बाद कई लोगों के लिए यह काल बनकर आई है। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इस हादसे में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मांझी ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। और वहीं बाढ़ बारिश के हैरान करने वाली तस्वीर सऊदी अरब से भी सामने आई है। सऊदी अरब अब बाढ़ का सामना कर रहा है। अल उला और अल मदीना प्रांत में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर पानी भरने के बाद यातायात को रोक दिया गया है। आप जिस तस्वीर को इस वक्त देख पा रहे हैं वो पूर्वी मक्का की है। सड़क पर समंदर जैसा सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सऊदी अरब के पूर्वी मक्का की तस्वीरें हैं। बीते कई दिनों से यहां पर भीषण बारिश हो रही है और उसके बाद मक्का का क्या हाल है ये आप देख पा रहे हैं। बाढ़ और बारिश से तबाही के बाद ऐसी ही तस्वीर कनाडा से भी सामने आई है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई दफ्तरों और घरों को बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए कनाडा की तस्वीर है, ड्रोन तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए मॉन्ट्रियल की तस्वीर है, जहां पर इमारत के सामने आप देख पा रहे हैं कैसे पानी का फव्वारा आपको नजर आ रहा है। ये हालात इस वक्त है, भारी बारिश और उसके बाद जो मॉन्ट्रियल शहर है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल के फ्रंट से। तेल अवीव में हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला हुआ है। रॉकेट हमले से इमारत में भीषण आग लग गई। आग की खतरनाक लपटों से इमारत कैसे घिर गई ये आप देखिए तस्वीर। और वहीं वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। कार पर हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर की मौत हो गई। अबू आरा और राफेद दवासी की हमले में मौत हुई है, जो खबर आ रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बैंक में बड़े हमले को अंजाम दिया गया। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। कार पर हमला किया गया और उसके बाद खबर यह कि इस हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर की मौत। तो कुछ घंटे पहले तक इजराइल पर ईरानी हमले का संकट मंडरा रहा था, लेकिन खबर है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संकट को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान के हमले से पहले इजराइल ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और इसमें निशाने पर ईरान के प्रॉक्सी हैं।
हालांकि इस बीच खबर यह भी आई है कि इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री ऑफिस से कॉल मिलते ही इजरायली फाइटर जेट ईरान पर भी बड़ा हमला कर देंगे। ऐसे में जो अरब में संधि की खबरें आ रही थी वो रास्ते अब साफ तौर पर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप देखिए, एक तरफ ईरान इजराइल के खिलाफ अपनी तैयारी कर रहा है, हिजबुल्लाह तैयारी करके बैठा है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तमाम जो कोशिशें हो रही थी कि हालात को किसी तरह से बातचीत के जरिए काबू में किया जाए, वो सभी रास्ते अब बंद हो रहे हैं। तो खबर है इजराइल का आखिरी फैसला सामने आ गया। इजराइल ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। आईडीएफ का प्राइमरी टारगेट ईरान के न्यूक्लियर बेस हो सकते हैं। इजराइल ईरान के आर्मी और एयरबेस को भी टारगेट पर लेगा। हथियार डिपो और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी निशाना बना सकता है इजराइल। यह खबर सामने आ रही है निकलकर।